हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज सीरीज़। जनरल नॉलेज सीरीज़ का बेसिकली आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये जो हमारी बेसिकली पूरी जीके सीरीज़ है, ये हम पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत रेलिवेंट है एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो जामिया का हो या फिर AMU का हो, JNU का हो, तो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। लोकसभा में बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। अब हमारे लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 545 और 543। अभी प्रेजेंट में 543 है। तो इसमें से क्या होता है, जो 2 मेंबर्स होते हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, मतलब पहले किया जाता था, बट अब क्या है, अब एक ये नॉमिनेशन वाला सिस्टम जो है वो 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने उसको ख़त्म कर दिया है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 पर्सनस को वो नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में, बट अब ये जो प्रोविज़न था इसको डिलीट कर दिया है पार्लियामेंट ने। अब ऐसा नहीं है। तो अब एक भी, तो ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोकसभा में पहले नॉमिनेटेड पर्सन्स होते थे 2, तो इस वजह से क्या होता है कि कितने स्टूडेंट्स पे 2 करके आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब जो है ये प्रोविज़न डिलीट कर दिया गया है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब 0 होगा, इसका आंसर जो होगा यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि अब प्रेसिडेंट कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन जो है वो लोकसभा के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के लिए कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन अब नहीं है लोकसभा में। बट राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। और पहले लोकसभा में होते थे 2 मेंबर्स, बट अब क्या हुआ है, 2020 से 2019 से बेसिकली इसको रिमूव कर दिया गया या डिलीट कर दिया गया इस प्रोविज़न को। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रोविज़न को डिलीट किया गया। तो 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। आर्टिकल 331 प्रोवाइडेड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। अब ये भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से आर्टिकल में ये प्रोविज़न था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होगी। तो ये था आर्टिकल 331 के अंडर। एंड एम्पावर्ड प्रेसिडेंट टू नॉमिनेटेड फॉर 2 सीट्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि 2 जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे लोकसभा में, इन लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस प्रोविजन इज नो मोर देयर आफ्टर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो यहाँ पे जो है आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अगर अभी पूछ ले कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय प्रेसिडेंट, तो अब क्या है, इसका आंसर होगा 0, कि कोई भी नहीं। और ये पूछ सकते हैं कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिमूव किया गया या डिलीट किया गया इस प्रोविज़न को। तो 104th अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया था कि रिप्रेजेंटेशन होगी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की लोकसभा में। सो ये आर्टिकल 331 में 331 ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट फोर्ट विलियम। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टैब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू फोर्ट विलियम कैलकाटा में। देन दिस सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर रेगुलर जजेस और पुइजन जजेस। सर एलिजा एम्फाई वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कैलकाटा जो हमारा इंडिया में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ। तो फोर्ट विलियम कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ है। ये भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि कौन से एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस होते हैं, मतलब उस टाइम पे होते थे। अब कितने, अब टोटल 34 जजेस होते हैं, 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 जजेस। और जो फर्स्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, एलिजा एम्फाई। सर एलिजा एम्फाई ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इंडिया में। अब नेक्स्ट जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल। मनी बिल से रिलेट करके यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। क्वेश्चन से बहुत ध्यान से पढ़ेगा, इनकरेक्ट भी पूछ लेते हैं बहुत बार। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, तो ये बिल्कुल सही। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मनी बिल
से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको करेक्ट पता होना चाहिए, तभी आपको इनकरेक्ट पता होगा। तो इसका यहाँ पे जो आंसर होगा ये नहीं होगा। ये बेसिकली ये आपको याद रखना है कि जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। सेकंड, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है, रिकमेंडेशन लेनी होती है, उसके बाद ही मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। ये भी आपको पता होना चाहिए। देन इसमें पूछा है इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट जो होगा वो ये होगा, द राज्यसभा इज गिवन 1 मंथ टाइम पीरियड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन अ मनी बिल। तो ये जो है बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। सो द राज्यसभा इज गिवन 1 मंथ टाइम पीरियड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन अ मनी बिल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे मनी बिल मस्ट बी रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 days और द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड बोथ हाउसेज इन द फॉर्म इट वॉज ओरिजिनली पास्ड बाय द लोकसभा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, पर ये लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और अगर राज्यसभा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और अपने पास ही बिल रखा, तो 14 days में ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 14 days के अंदर वो मनी बिल जो है वो वैसे ही पास हो जाएगा जैसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो यहाँ पे जो है राज्यसभा का जो है, राज्यसभा को कोई पावर नहीं दी गई है मनी बिल के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल हु वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग ने अपनी काउंसिल में, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, मतलब तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। मतलब नॉमिनेटेड पर्सन्स थे, इलेक्टेड पर्सन नहीं थे, नॉमिनेटेड पर्सन्स को इंक्लूड किया गया था। और यहाँ पूछा गया है कि ऑप्शंस में से कौन से ऐसे पर्सन हैं जो लॉर्ड कैनिंग के नॉमिनेटेड मेंबर्स में से नहीं थे। सो ये यहाँ पे जो है बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, ऑल ओवर इन द काउंसिल। आपको पता होना चाहिए कि 3 मेंबर्स कौन कौन से थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। सो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो ये 3 जो हैं फर्स्ट पर्सन थे इंडिया के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स के तौर पे इन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब अगर आपसे पूछ लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन कौन थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड करके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनेटेड पूछा गया, तो नॉमिनेटेड पर्सन्स 3 थे। कितनी बार एक ही दे देंगे ऑप्शन में कि इनमें से कौन आ, तो जो भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो ये तीनों ही कौन थे, नॉमिनेटेड पर्सन्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब और कितनी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने नॉमिनेट किया था, सो लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1862 लॉर्ड कैनिंग, अच्छा ये जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे वॉइस रॉय थे इंडिया के, नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव वर द पार्ट ऑफ द काउंसिल। तो यही चीज़ हमने अभी ऊपर डिस्कस की। देन नेक्स्ट है, using powers enshrined in Article 2 and 3 of the Constitution, the Parliament can do which of the following? आर्टिकल मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 एंड 3 में पार्लियामेंट को कौन सी पावर दी गई है। सो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी पावर दी गई है, एडमिट न्यू टेरिटरीज एज न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, स्प्लिट और मर्ज एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स, मतलब जो इंडियन स्टेट्स हैं उसको जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है आर्टिकल 2 एंड 3 के 2 एंड 3 आर्टिकल 2 एंड 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को कि किसी भी स्टेट को बाइफरकेट करके, ट्राइफिकेट करके एक स्टेट में से 2 या 3 स्टेट्स बना सकते हैं हमारी पार्लियामेंट, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट दे सकती है और किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है। तो ये पावर्स जो है आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर इंडियन पार्लियामेंट को दिए गए हैं। देन ऑल्टर द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स, नाम चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज जो हैं वो बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। तो ये सारी पावर्स जो है आर्टिकल 2 एंड 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन यहाँ पे अ न्यू स्टेट कैन बी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी नया स्टेट अगर बन रहा है तो वो आर्टिकल 2 के अंडर बनेगा। एंड आर्टिकल 3 द पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू इंक्रीज डिमिनिश द एरिया। और आर्टिकल 3 जो ये पावर देती है पार्लियामेंट को, किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है एरिया, या फिर एरिया कम कर सकती है किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट की, या फिर बाउंड्री चेंज, मतलब बेसिकली वही कि बाउंड्री चेंज कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, और एक स्टेट्स को 2 स्टेट या 3 स्टेट बना सकती है, किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड दे सकती है, किसी भी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सारे पावर जो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंडर दिया गया है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन इंडियन सिटीजनशिप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन सिटीजनशिप जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसके थ्रू हम इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स में हम पैसे दे करके इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजनशिप मिलते हैं नेचुरलाइजेशन, थ्रू बर्थ या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी बाय इंडिया। तो यहाँ पे जो बेसिकली सिटीजनशिप जो है 5 स्टेप्स होते हैं सिटीजनशिप की, कि इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल सकती है कैसे, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन इंडिया। मतलब अगर इंडिया ने कोई न्यू टेरिटरी अगर एक्वायर की है तो ये इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको सिटीजनशिप देनी है और किसको सिटीजनशिप नहीं देनी है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने कोई टेरिटरी एक्वायर की तो वहाँ के सारे ही मेंबर्स जो हैं वो इंडियन कहलाएंगे, ये नहीं है। ये हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी किस पर्सन को सिटीजनशिप देनी है और किसको नहीं देनी है। अब नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मे बी एक्वायर्ड ओनली बाय द मीन्स ऑफ फॉलोइंग 5 मेथड्स। अभी जो मैंने बताया वो 5 मेथड कौन कौन से हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पूछ लेते हैं कितनी बार कि अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत हमें 5 मेथड्स मेंशन किए गए हैं जिसके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। सो बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इनिशियली। मतलब ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स कितने प्रोवाइड किए गए थे। सो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे सबसे पहले वो कितने थे, टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और अब कितने हमारे पास, अब बेसिकली जो है हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे और 7th फंडामेंटल राइट जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली डिलीट कर दिया गया है और अब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज एनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल 31 था, वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वॉज मेड अ लीगल राइट। और अब जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी पूछ लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कौन सा राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा लीगल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट है और फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में। सो आर्टिकल 31 डिलीट कर दिया गया था। देन विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स किस स्टेट के हैं, तो सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। द राइट आंसर इज सी, यूपी। यूपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों ही लोकसभा में भी और राज्यसभा में, यानी कि अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो किस स्टेट की है, वो यूपी की है। इट हैज़ 80 सीट्स इन लोकसभा, ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी सीट्स हैं। तो 80 सीट्स जो है प्रेजेंट में जो लोकसभा में यूपी की सीट्स हैं वो 80 है और 31 जो है हमारी वो राज्यसभा में, विच इज़ द लार्जेस्ट अलॉटेड टू एनी ऑफ द स्टेट्स। तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो मिली है वो उत्तर प्रदेश को मिली है क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सो 80 सीट्स इन लोकसभा एंड 31 सीट्स इन राज्यसभा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। सो पहले क्या था, वो बेसिकली लोकसभा या राज्यसभा, जब हम इंडिपेंडेंस मिली थी, जब हमें 1947 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था 1950 में, तो जब तक हम राज्यसभा और लोकसभा वर्ड यूज़ नहीं करते थे, अब अपर हाउस एंड लोअर हाउस ही वर्ड यूज़ किया जाता था। अपर हाउस मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। सो ये दोनों हिंदी वर्ड्स जो हैं, हिंदी नेम्स जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस के लिए, ये कब हमने अडॉप्ट किए, ये किया था 1954 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1954 इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, इन 1954 द हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए राज्यसभा एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल के लिए। द राज्यसभा रिप्रेजेंटेड द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड द लोकसभा रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया इन कलेक्टिवली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट। PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये USA का है ओरिजिनली। So C is the right answer, USA. The concept of PIL originated in the USA और कब, 1960s में, to provide legal representation to previously unrepresented groups and interests. These included not just poor and minorities but also environmentalists, consumers and others. अब next question है यहाँ पे, in which year the Parliament of India
एनएक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने कब एनएक्ट किया था? 1963। सो ए इज़ द राइट आंसर। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एनएक्ट किया था पार्लियामेंट ने 1963 में। The Parliament of India enacted the Official Languages Act in the year 1963. The act provides for the continued use of English even after 1965 in addition to Hindi language for all official purposes of the UT, Union of India, and also for the transaction of business in Parliament. अब next question है, which article of the Constitution deals with the property, contracts, rights, liabilities, obligations and suits of the Union and States? The right answer is Article 294 to 300. The Articles 294 to 300 in Part 12 of the Constitution of India deals with the property, contracts, rights, liabilities, obligations and suits of the Union and the States in India. अब next question है यहाँ पे, Indian Medical Council Act was enacted in which year? Indian Medical Council Act किस ईयर enact किया गया था? 1956 में। Indian Medical Council Act 1956. Indian Medical Council Act, which was passed by the Parliament of India in the year 1956, provides for the constitution of the Medical Council of India and maintenance of a medical register for India and for matters connected therewith. The next question is, which of the following statements is incorrect? इनमें से कौन सी statement जो है वो incorrect है? So members of लोक सभा are directly elected by the eligible voters. ये बिल्कुल right statement है कि लोकसभा के जो members होते हैं उन्हें elect किया जाता है direct। तो हम लोग जो election होते हैं MPs को और MLAs को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, हम वोट देते हैं। देन मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया अभी। सो ये भी यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं जामिया के, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी। सो वहाँ जो है बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। तो अब लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है वो क्या है? ऑप्शन डी। सो यही राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 4 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा। तो ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया है कि अब एक भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई भी मेंबर लोकसभा में नॉमिनेट नहीं किया जाता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 मेंबर्स। तो ये क्या, ये हमारे पास राइट आंसर होगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये पहले भी जो थे वो सिर्फ 2 ही मेंबर्स को अलाउ करता था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट अब जो है ये भी क्या हो गया? 0 हो गया है। Fourth statement is incorrect. President used to nominate 2 members of Anglo-Indian community to Lok Sabha till 2020. ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया है। As of now, nomination of members of Anglo-Indian community to Lok Sabha has been abolished. तो ये अभी डिलीट कर दिया गया है फिलहाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का हमारा। The Mandal Commission was constituted during the tenure of which among the following Prime Minister? मंडल कमीशन बेसिकली किस चीज़ के लिए था? ये OBC के रिप्रेजेंटेशन के लिए था। OBC रिप्रेजेंटेशन के लिए था मंडल कमीशन। और ये मंडल कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? उस टाइम पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे मोरारजी देसाई। सो बी जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा, मोरारजी देसाई। और यहाँ पे है ऑन December 1978 इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ऑफ द जनता पार्टी। कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि मोरारजी देसाई जो है वो कौन सी पार्टी से थे? तो जनता पार्टी से ये थे। और 1978 में प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई। अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हुज चेयरमैन वाज बीपी मंडल, अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो मंडल कमीशन था ये जो है सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। सो आप लोग कमेंट में बताना कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कौन सा था। तो यहाँ पे सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है ये मंडल कमीशन था। और इसको इसके जो चेयरमैन थे इसका नाम मंडल कमीशन इस वजह से रखा गया क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे? बीपी मंडल। अब नेक्स्ट है ऑन 31 दिसंबर 1980 द मंडल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। 1980 में मंडल कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी प्रेसिडेंट को NS रेड्डी, रिकमेंडिंग वेज टू एडवांस इंडिया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये सजेशंस दिए गए थे कि इंडिया जो है ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो है रिप्रेजेंटेशन देने की जो है यहाँ पे बात की गई थी कि ताकि वो लोग भी डेवलपमेंट कर सकें अपना। ऑन 7 August 1990 प्राइम मिनिस्टर VP सिंह अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट दैट दिस गवर्नमेंट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशंस रिकमेंडेशंस। दिस वॉज फॉलोड बाय द वायलेंट ऑब्जेक्शन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो कितनी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने जो है मंडल कमीशन रिकमेंडेशन जो थी उसको इम्प्लीमेंट किया था। सो वो थे VP सिंह।
1990 में प्राइम मिनिस्टर बने थे वीपी सिंह। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।